दोस्तों जब भी हम बिजनेस की और बिजनेस में इनोवेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग में आती हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ में एक नई चीज जो आजकल जुड़ी हुई है वो नए बिजनेसेस को ग्रोथ देना और उनके लिए इन्वेस्टर ढूंढना और उनके लिए फंडिंग करना। तो ये सारा जो एक प्रोसेस है ये अपने आप में देखने में बड़ा इजी प्रोसेस लगता है, लेकिन इतना इजी होता नहीं है। और उसके साथ साथ में अगर हम कहें इसका एक जो ब्रॉड वर्जन जो हम लोगों ने देखा है वो हमने देखा है टीवी के ऊपर, जिसको हम शार्क टैंक के नाम से जानते हैं। तो आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे वो लगभग शार्क टैंक का एक छोटा वर्जन जो है वो पंजाब में मोहाली में चला रहे हैं। और वो नए बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, पुराने बिजनेसेस को स्केल अप करने के लिए फाइनेंशियली और इंटेलेक्चुअली उसको किस तरह से हेल्प करते हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारे आज के गेस्ट हैं सीए साहिल मक्कर जी, जो कि चेयरमैन है पंजाब एंजल नेटवर्क से। तो आइए उनसे बात करते हैं, तो जानते हैं किस तरह से पंजाब एंजल नेटवर्क है जो नए बिजनेसेस को ग्रो करने में हमारा फायदा करे। साहिल जी, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, शार्क टैंक जो काम करता है ना वो 5% ही करता है। राइट। उसके पीछे की कहानी और उसके बाद की कहानी वो बहुत बड़ी होती है। राइट। तो 5 मिनट का दिखना वो तो एक पिच सेशन है बिल्कुल। जिसमें उसने किया। राइट। इवन तभी आप देखो शार्क टैंक में कहते हैं जितने लोगों को वहां कमिटमेंट भी मिली तो शायद 50% को भी पैसा नहीं मिला। जी। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके बाद की कहानी बहुत बड़ी होती है। राइट। स्टेज पे आके कुछ और बोलता है, बाद में कागजों में कुछ और निकलता है, ड्यू डिलिजेंस कुछ और होता है, स्टार्टअप कुछ सोचता कुछ और है, इन्वेस्टर कुछ और सोचता है, राइट। और बाद में निकलता कुछ और राइट। है ना? तो फिर वो कमिटमेंट जो की होती है जिस बेसिस पे वो रह जाती है। राइट। तो शार्क टैंक जो दिखता है हमें टीवी पे वो सिर्फ 5%। राइट। उसके आगे पीछे की बहुत बड़ी कहानी होती है। तो सर यही कहानी जानने हम आपके पास आए हैं, क्योंकि लोगों को शार्क टैंक देखने के बाद जो इन्वेस्टर और जो एंजल इन्वेस्टर्स है उसके बारे में जो लोगों के ना कुछ कंफ्यूजन्स भी ज्यादा बढ़ गए हैं, और इन्वेस्टर्स के बीच में भी ये चीज आ गया कि एक्चुअल में होता क्या है। तो वो सब चीजें हम जानने हैं। तो सर पहले तो ये बताइए कि पंजाब एंजल नेटवर्क खोलने का मोटिव क्या रहा? देखो, पंजाब एंजल नेटवर्क खोलने का मोटिव सिंपल सा था। आई एम अ सीए बाय प्रोफेशन। उससे पहले आई प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज, आल्सो आईएएस की तैयारी की, एस्पिरेशंस आए थे। तो उसका सीए के बाद भी लगा यार, सो आई एम डूइंग द डे टू डे वर्क्स एंड ऑल ओनली, बट माय एस्पिरेशंस वर हाई, कुछ बड़ा करना है। देन आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, आई डिड आईएसबी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। आई एम एलुमनाई ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो उसके बाद भी कहा कि अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है ना, तो आप बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली ऐसी सिटीज में जाओ। बिल्कुल। मैंने कहा यार अपॉर्चुनिटी वहां ढूंढनी है, तो अगर यहाँ अपॉर्चुनिटी, लेट्स क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटी। राइट। तो विद दैट पॉइंट इन माइंड कि यार अगर इधर अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, तो लेट्स क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज। और एक बड़ा एस्पिरेशनल, जो सिविल सर्विस की तरह टाइम पे एस्पिरेशंस हाई थी, कि एक बड़ा मिशन मेरे हाथ में आया कि भाई इस इकोसिस्टम के अंदर ना वो इकोसिस्टम क्रिएट करना। अल्टीमेटली हम बोलते हैं बैंगलोर से 15-20 साल पीछे या यूएस से 15-20 साल पीछे, तो मतलब क्या है? राइट। मतलब सिर्फ एक है, माइंडसेट का। जी। कि नहीं तो पैसा तो यहाँ ज्यादा है, वहां से बिल्कुल लोग ज्यादा है, पैसे खर्चने कोई भी चीजें तैयार है, समझते हैं सब चीजें। ठीक है। सिर्फ माइंडसेट की बात करते हैं कि यार वो बिजनेस माइंडसेट। यहाँ पे हम लोग वन मैन शोज हैं, यहाँ पे इमोशंस ज्यादा होते हैं, बिजनेस कम होता है। हम वहां पे बिजनेस को और इमोशंस को अलग किया जाता है। दैट्स द माइंडसेट कि यस, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, बिजनेस इज देयर, है ना? तो वो चेंज करने के विजन से कि लेट्स क्रिएट एन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम, जो माइंडसेट है उसको क्रिएट किया जाए, उसी विजन के साथ आई ड्रॉप माय प्रैक्टिस। मैंने 10 साल प्रैक्टिस की, आई ड्रॉप माय प्रैक्टिस, और इसके अंदर फुल टाइम आया हूँ मैं। लास्ट 2 ईयर से फुल टाइम इसी में हूँ, एंड देन आई एम डूइंग दोज थिंग्स एंड ऑल टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम। सर अब जब इस तरह के इकोसिस्टम की बात होती है तो सबसे पहले लोगों का जो ध्यान जाता है, आजकल ना यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स बन रहे हैं, वहां से एंटरप्रेन्योर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो सर उन दोनों के बीच में आप कैसे ब्रिज का काम करेंगे? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, देयर आर 6-7 स्टेप्स इन एवरी बिजनेस। हर बिजनेस में होते हैं। सबसे पहला होता है रिसर्च। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और कैसे करना चाहिए, कौन क्लाइंट है, कैसे क्लाइंट है, मार्केट कौन है, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, इन सब चीजों के ऊपर, है ना? वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी चाहिए। इवन एक किराने की दुकान वाला है ना, जिसके पास आप जा रहे थे 15 साल से, उसने अगर नए प्रोडक्ट रखने बंद कर दिए, है ना, आप उसका आपने कहा ये है, आपने उसने कहा नहीं है, दूसरी बार कोई और प्रोडक्ट नहीं है, आपने कहा सुपर मार्केट शिफ्ट। तो रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। रिसर्च के बाद देन पार्ट कम्स इज कि दुनिया को बताना आप कर क्या रहे हो। ठीक है, आप दुनिया को क्या बताओगे, आप कर क्या रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। विजिबिलिटी क्रिएट करना कि आप कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। देन उसके बाद आता है जब कोई आपको सुन के आता है, देख के आता है, पूछता है कि अच्छा आप ये कर रहे हो, क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। दैट्स अ पार्ट ऑफ सेल्स टीम।
कि हाँ जो तुम ढूंढ रहे हो हम उसका सोल्यूशन दे रहे हैं जी, है ना, क्योंकि ब्रांडिंग तो थोड़ी है, डिटेल डिस्कशन तो बाद में ही है। जी, देन सेल्स के बाद होता है रिसोर्सेस। जी, आपने कहा कि मैं वेबसाइट बना दूंगा, मेरे पास रिसोर्सेज है, डेवलपर है कि नहीं है, ठीक है। रॉ मटेरियल है कि नहीं है, वो टूल्स है कि नहीं है, रिसोर्सेज। देन रिसोर्सेज के अंदर आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल्सो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है हर एम्प्लॉय को फुल पोटेंशियल पे काम कराना, जी, है ना। तो कोई बंदा अगर किसी की कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, अपने बच्चे को स्कूल 12 बजे लेने जाना है और आपने उसको कहा कि जा नहीं सकता, वो ढूंढेगा ऐसी ऑर्गेनाइज जहाँ अलाउड हो, और आपने अलाउ कर दिया तो 10 साल आपको छोड़ के नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय बिल्कुल। एंड ऑल, है ना। रिसोर्सेज देन दे कम्स, मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया में 2 डिस्प्यूट। पहला डिस्प्यूट ईगो का, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। दूसरा डिस्प्यूट है एक्सपेक्टेशंस का, जी, मैंने आपसे क्या एक्सपेक्ट किया, आपने मेरे से किया। जी, तो डीलिंग्स होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, इवन फाउंडर्स की एक्सपेक्टेशन स्टार्टअप के अंदर, है ना, बिजनेस क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन, वो अगर क्लियर नहीं है ना, 6 महीने बाद एग्रीमेंट खत्म। जी, उस एक्सपेक्टेशंस को जितना पहले कर लीजिए अपने एग्रीमेंट फॉर्म में, तो लीगल इज इंपॉर्टेंट। एंड देन कम्स द पार्ट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस इज ब्लड फॉर इट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे को मैनेज करना, सिर्फ रेज करना नहीं। मेरे को रेज करना है 10 करोड़, मिल गए 5 करोड़, बाकी 5 करोड़ में कैसे मैनेज करना है। जी, मेरे को चाहिए 10 करोड़, मिले 15 करोड़, अब 15 करोड़ में ज्यादा मिल गया तो आ रहा ही नहीं निकलेगा अगर मैंने मैनेज नहीं किया। बिल्कुल। हाउ टू मैनेज, एफडी में रखने के लिए कोई पैसा नहीं देता। जी, ठीक है, सो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, तो ये सारी चीजें हैं ना, उसको मैनेज करने के लिए चाहिए। राइट। अब आपका क्वेश्चन था यूनिवर्सिटी का। हम्म। देखो यूनिवर्सिटी है फर्स्ट स्टेप, जी, रिसर्च। जी, दे आर वेरी गुड इन रिसर्च, लेकिन रिसर्च करने के बाद ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ना, बीइंग प्रोफेसर्स, बीइंग एकेडमिशियंस एंड ऑल, समटाइम एक गो टू मार्केट स्ट्रेटजी नहीं होता, जी, है ना। तो हम उनको कहते हैं यू आर गुड इन रिसर्च एंड यू शुड डू इन रिसर्च। जी, बट जब एक आइडिया डेवलप हो जाए, एक रिसर्च हो जाए, प्रॉब्लम एरिया डिफाइन हो जाए, उसका सोल्यूशन डिफाइन हो जाए, देन दे शुड गिव इट दैट स्टार्टअप टू अस। राइट। दे शुड वर्क ऑन रिसर्च पार्ट, एंड जो ये बाकी एस्पेक्ट्स हैं, मार्केटिंग, लीगल, ब्रांडिंग, सेल्स, एचआर, एग्रीमेंट्स, है ना, फाइनेंस, अरेंजिंग फाइनेंस and all, they should give it to us and we'll make that startup a visible startup and a good startup. राइट। तो सर, लेकिन एक चीज़ स्टार्टअप्स के साथ ये प्रॉब्लम भी है कि हम ये देख रहे हैं कि जितने अगर 100 स्टार्टअप शुरू होते हैं, तो उसमें से लगभग 80 साल या 6 महीने के बाद बंद भी हो जाते हैं। क्योंकि लोगों के शुरू में क्या होता है, जब आपके पास एक आइडिया होता है तो आपको लगता है कि मेरे पास आइडिया, बस मैं दुनिया में धूम मचा दूँगा। लेकिन जब उसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, तो वहाँ पे जाके वो फेल हो जाते हैं। तो जब आपके पास इस तरह से एप्लीकेशंस आते हैं, तो आपका क्या क्राइटेरिया रहता है, किसको फंडिंग अरेंज करके देनी है या किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है? देखो, इसमें अगेन मैं एक बात रिपीट करना चाहूंगा कि ना माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट। अब होता क्या है, जैसे आपने कहा शार्क टैंक्स है, ये चीजें हैं, बच्चा टीवी पे देखता है, वहां आ रहा है 50 करोड़ वैल्यूएशन मांग रहा है, 100 करोड़ वैल्यूएशन मांग रहा है। आज वो आइडिया सोचता है, कहता अच्छा ऐसा है, वो भी आ जाता है, मेरी तो 50 करोड़ वैल्यूएशन है। भैया आज आप आइडिया स्टेज पे हो, है ना, आपको 10 लोग लगेंगे तब जाके वो वैल्यूएशन मिलेगी। बिल्कुल। तो वो पहले 10 बंदों को ही आप कहोगे मैं वो वैल्यूएशन लेगा, तो वो कैसे आएगा? बिल्कुल। एवरीवन कमिंग ऑन बोर्ड वांट्स टू अर्न आउट ऑफ इट। डेफिनेटली। क्यों? अब इन्वेस्टर की साइड समझो, इन्वेस्टर 10 स्टार्टअप में लगाता है, उसमें से 9 फेल होते हैं, एक चलता है। तो पर क्या वो ये कहे कि एक के अंदर मेरे को डबल प्रॉफिट करना है? नहीं, ही नीड्स 10x मिनिमम, क्योंकि उसको 9 का लॉसेस भी तो कवर करना है। बिल्कुल। है ना, तो थिंक फ्रॉम दैट माइंडसेट कि भाई अगर वो आप पे पैसा अर्ली स्टेज में, टू अर्ली स्टेज में पैसा लगा रहा है, तो वो चाह रहा है कि आप 10x आओ और आपसे वो प्रॉफिट कमाए, और चांसेस उसका रिस्क देखो कि पूरा 100 का 100% डूब सकता है। जी। है ना, तो डूब सकता है। अगर आपका डूब गया तो कहीं और से रिकवर करना है। तो हम उस माइंडसेट से बिजनेस मॉडल बनाए, तो इसीलिए वो क्या कि वो चीजें समझ नहीं पाते। उनको लगता है हमारे पास स्टार्टअप आता है, 1.5 साल पहले आया, आज भी वहीं खड़ा है। 1.5 साल पहले भी 50 करोड़ मांग रहा था, आज भी 50 करोड़ मांग रहा है वैल्यूएशन, है ना, क्योंकि इतनी वैल्यूएशन को देगा नहीं। आइडिया स्टेज पे हु विल गिव यू नंबर है नहीं। सेल कितनी है अभी? तो 2 लाख सेल है साल की। 2 लाख की सेल पे तुम 50 करोड़ वैल्यूएशन, है ना। तो उसको ना सबसे पहले तो गाइडेंस चाहिए, गो टू मार्केट कैसे करना है, कैसे करना है, नए कस्टमर कैसे बनाने, चीजें कैसे बनानी है। और स्टार्टअप ढूंढता आता है, कहता है मुझे सिर्फ पैसे दे दो। भाई हम काम कर रहे हैं इसीलिए तभी उसके ऊपर कि पैसा तो देंगे तेरे को, लेकिन पैसे के साथ तेरे को उसके लिए एलिजिबल भी बनाना है, और सिर्फ इस राउंड के लिए नहीं। देखो होता क्या, जब मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मेरे को 50 लाख भी मिल जाए मैं खुश हूँ। बिल्कुल। है ना, लेकिन इन्वेस्टर 50 लाख के लिए थोड़ी आया है, वो तो उसको आपको 50 करोड़ बनाना है। बिल्कुल। उसकी सेटिस्फेक्शन 50 लाख पे हो जाती है, बट वो काम करना उस हिसाब से बंद कर देता है। जी। ठीक है, तो इसीलिए एक इन्वेस्टेबल मॉडल बनने के लिए दे नीड सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अस, एंड देयर आर मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल, जो कि सिर्फ आपको पैसे के लिए नहीं, आपको कैसे स्केल करना है,
कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, कैसे 100 से 1000 कस्टमर करने हैं, कैसे 1000 से 10,000 करने हैं, क्या एग्रीमेंट्स हैं। कहीं हमारे पास आते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो हो रखा है, पेमेंट नहीं आ रही 1.5 साल से, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं पता वहां का भी एक प्रोसेस था, उसका अवेयरनेस ही नहीं है, है ना। यही नहीं पता कंपनी के अंदर आए थे 10,000 की कंपनी बनी हुई है और आप मांग रहे हो 100 करोड़, तो भाई उसकी कैपिटल थोड़ी तो बढ़ा लो, कैसे कर लो। तो बहुत बहुत माइनर चीजें उनको पता ही नहीं होती है, वो सिर्फ देखते हैं मेरा आइडिया है और क्योंकि मैं आइडिया बना रहा हूँ तो भाई मुझे 100 करोड़ दे दो। क्योंकि आइडिया खाली नहीं चलता सर, आइडिया के साथ 10 चीजें और होती है, तभी वो आइडिया को बिजनेस मॉडल बनता है। बिल्कुल बिजनेस मॉडल। मैं बहुत बड़ा आविष्कार कर लूं लेकिन आपको आके मार्केट में बेचना पाऊं उस आविष्कार को उस कॉस्ट प्राइस पे, हाँ तो कैसे होगा। मैं आज आपके पास आया, आपसे एक सवाल किया मैंने कहा कि सर ये एक दवाई है बाजू पेन की, ये 5,000 की है, आप ले लो, आप लोगे? उसका इफेक्ट देखना चाहिए पहले, इफेक्ट क्या आपके बाजू में पेन तो होना चाहिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। अगर पेन ही नहीं आप क्यों लोगे 5,000? बिल्कुल सर, है ना। 5 रुपए की होंगे तो शायद ले भी लो, लेकिन 5,000 की होंगे नहीं लोगे। लेकिन आप ना 6 महीने से बाजू का पेन आपका दर्द है, 10 हॉस्पिटल जा चुका, मैं आज आया, मैंने कहा सर ये दवाई लो 50,000 रुपए की है, पर गारंटेड है आपका पेन हो जाएगा, जाएगा तब दे लेना, है ना। तो आप लोगे कि नहीं लोगे? बिल्कुल लेंगे, है ना। तो पॉइंट क्या है कि आपको दूसरे का पेन क्या सॉल्व कर रहे हो, उसी की वैल्यू वर्थ है। आप क्या तुम्हें बहुत बड़ा काम करो लेकिन उसकी वर्थ भी तो होनी चाहिए ना, उसकी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। आप तो 50,000 की चीज बेच रहे हो लेकिन दूसरा बंदा उसके 500 रुपए से ज्यादा नहीं देना चाहता, तो आप उसका क्या कर लोगे? इन्वेंशन तो कर ली लेकिन उसको उसकी जो उसकी कस्टमर है उसकी पेइंग कैपेसिटी अगर उतनी नहीं है तो कैसे आपका प्रोडक्ट बिकेगा? सर एक चीज और आती है, एक तो है जो प्राइवेट इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, एक हम बैंक से जो फंडिंग लेते हैं, इन दोनों में सर बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? कि लोगों को ये लगता है कि जो बैंक से पैसा है वो तो वापस करना पड़ेगा, जो इन्वेस्टर का पैसा है अगर डूब भी गया तो वापस नहीं करना है। ये बहुत बड़ा दिमाग में लोगों के चैलेंज है। सबसे बड़ा मिथ है। देखो बस ये है कि सवाल उतने ही ज्यादा हो जाते हैं, है ना। बैंक ने तो एक बार पैसा दिया, आप किस्त तैयार हो, आपकी शक्ल नहीं देखेगा पूरी उम्र, है ना। लेकिन इन्वेस्टर तो पैसा दे दिया ना, हर 15 दिन 20 दिन महीने में आपसे अपडेट भी लेगा, महीना नहीं लेगा 3 महीने में ले लेगा, लेकिन लेगा। आप नहीं कर रहे हो, दोनों फायदे हैं। इन्वेस्टर आपको तो सपोर्ट भी देता है ना। जब इन्वेस्टर ऑन बोर्ड आता है वो आपको सपोर्ट भी देता है 10 चीजों का, बैंक को कोई सपोर्ट नहीं देता, बिल्कुल, लेकिन आता है। लेकिन एक ना इसमें हम देखो, हम सोचते हैं बैंक का पैसा सस्ता है और महंगा है ना, इंटरेस्ट है, लेकिन वो सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि बैंक तो 10-12% चार्ज कर रहा है पैसे का, और इधर इन्वेस्टर की कितनी एक्सपेक्टेशन है, तो साल में डबल करने, प्रॉफिट भी ले रहा है वो आपसे, वो तो 100% एक्सपेक्ट कर रहा है सर रिटर्न। बिल्कुल बिल्कुल। 10x कह रहे हो तो 200-300% एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, बिल्कुल, है ना। नहीं तो 20-30% तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, इससे कम तक कोई इन्वेस्टर सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है इससे कम सोच रहे हो 10% 8% पे एफडी ना करा लो या म्यूचुअल फंड ना ले लो मैं 10-12%। बिल्कुल सही बात है, रिस्क बढ़ा रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन हाई है, तभी वो कह रहे कम भी होगा। तो इन्वेस्टर जो है ना वो रिटर्न ज्यादा, अगर आपका 100% फुल प्रूफ आइडिया है, 100% चीजें हैं, तो बैंक से लोन लो ना, फिर आप इन्वेस्टर से क्यों ले रहे हो? लेकिन हमें पता है कि मेरा बिजनेस पे रिस्की है, मुझे पता ही नहीं क्या होगा, मेरे प्रॉफिट होगा लॉस होगा और मैं वो रिस्क नहीं उठाना चाहता, तो हम इन्वेस्टर के पास जाते हैं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सपोर्ट के लिए भी, चीजों के लिए भी, एंड इन्वेस्टर जिससे बैंक नहीं करता। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट है ना, वर्किंग कैपिटल है, जैसे आप चेयर्स बना रहे हो, सोफा बना रहे हो, आप सोफा बनाने के लिए रॉ मटेरियल चीजें चाहिए, उसके लिए बैंक लोन ही लो, उसके लिए इन्वेस्टर से पैसा मत लो। लेकिन आपको ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, इवेंट्स करने हैं, चीजें करने हैं, तब आपको इन्वेस्टर का चाहिए। आपको रिसर्च करनी है तो पैसा चाहिए, वो इन्वेस्टर का जो आता है, क्योंकि पता नहीं चल गया तो ठीक है, नहीं चल तो नहीं तो फिर है। लेकिन जहाँ पे फिक्स चीजें हैं वहां वर्किंग है, क्योंकि सोफा खरीद लिया मान लो मैंने, तो सोफा तो बेच के चाहे कम पैसे पे बेच के मैं लोन उतार दूंगा ना, बिल्कुल, है ना। लेकिन मार्केटिंग में एक बार पैसा लग गया, पैसा नहीं आया ना, तो मेरा वापस नहीं आ सकता। वो मार्केटिंग तो कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट है जो सिर्फ दिखती है, लेकिन बिक गया तो ठीक है, नहीं है तो कुछ भी नहीं, वो भी जरूरी होती है, उसके बगैर कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता जी। वो कम ठीक है, कोई 5% लगा रहा है तो कोई 30% लगा रहा है, बट मार्केटिंग नीड्स टू बी डन। दुनिया को बताओगे तभी तो कोई कस्टमर आएगा दरवाजे पे, नहीं तो कैसे आएगा जी। अब सर ये चीज तो हो गया कि आपने एक जिसको पैसा चाहिए था और जो पैसा लेके बैठा था, आपने उन दोनों का मैचअप करवा दिया, उसको इन्वेस्टर मिल गया, उसको अपना बिजनेस मिल गया चलाने के लिए। अब सर जो पंजाब एंजल नेटवर्क है वो इसमें से सर कैसे रोल में अपना फंड कैसे मैनेज करता है? अल्टीमेटली आपको भी तो पैसा कमाना है, आप 2 लोगों को मिलवा रहे हो, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हाँ फंड मैनेज करना है सिंपल। देखो अल्टीमेटली ये 2 बंदों को मिलाना नहीं होता, वो तो दुनिया में 100 लोग मिला सकते जी, ठीक है ना। आप भी मिला सकते हो, मैं भी मिला सकता हूँ, मार्केट में 100 लोग और मिला भी रहे हैं जी, पर डील्स क्यों नहीं होती है ना? क्योंकि अल्टीमेटली हम जैसे लोगों का काम होता है एक दूसरे की बात को कम्युनिकेट करना, राइट। जो स्टार्टअप कहना चाह रहा है वो इन्वेस्टर नहीं समझता, ठीक है,
जो इन्वेस्टर कहना चाह रहा है वो स्टार्टअप नहीं समझता, तो हम जैसे लोग जो दोनों को समझते हैं वो कनेक्ट कराते हैं। राइट। इन्वेस्टर की बात स्टार्टअप को समझाना और स्टार्टअप की बात इन्वेस्टर को समझाना। ठीक है। जो ये वेस्ट कम कर लेता है डील क्लोज करा देता है। ठीक है, सिर्फ एक यही यूएसपी है, नहीं तो मैं और 10 लोग और प्लेटफॉर्म्स है ना, क्या यूएसपी करते हैं। राइट। वहां पे अगर वो एक अगर एम्प्लॉय बैठा है जिसको खुद नहीं पता बिजनेस क्या होता है ना, जिसको पता ही नहीं बिजनेस के अंदर 10 चीजें होती क्या कंप्लायंस होते हैं, कैसे होता है, वो कैसे डील क्लोज कराते हैं, कैसे इन्वेस्टर की बात उसको समझा देगा। इन्वेस्टर क्या देख रहा है, पैसा देख रहा है, प्रॉफिट देख रहा है, उसको ये देखना है चाहे आज नहीं 3 साल बाद से 5 साल बाद से, उसको तो ये देखना है पैसा लगा के मेरा कैसे मल्टीप्लाई होना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। बाकी आइडिया ये तो चीजें ही है ना, लेकिन उसको ये कि ये कैसे होगा, वो अगर किसी को पता ही नहीं, वो स्टार्टअप को नहीं पता होता। स्टार्टअप क्या, मेरा आइडिया ये वो भाई इसको बेचोगे कैसे, वो इन्वेस्टर को समझाना होता है। वो फिर हम समझाते हैं कि भाई जब ये ऐसे जाएगा इस स्टेज पे जाएगा तो हम इतने प्रोडक्ट बेचेंगे, तो ऐसे बेचेंगे तो तुम भी पैसा कमाओगे, तब समझ आती है। राइट। आपको पता है पंजाब के अंदर या कहीं पे भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप में क्यों नहीं करते? रीजन से, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता वो स्टार्टअप कहना क्या चाह रहा है। ओके। है ना, तो कहता है यार जो चीज समझ नहीं आती भाई अपने उसमें इन्वेस्ट नहीं करता, है ना। लेकिन यही चीज अगर उसको समझा दी जाए, ही रेडी टू इन्वेस्ट, है ना। तो हम वही जो ब्रिज है ना, जो इन्वेस्टर का, है ना। और देखो बीइंग इन पंजाब एंड ऑल आल्सो, पंजाबीज आर ऑलवेज कॉल्ड दलेर। दिलेर का मतलब क्या होता है, रिस्क टेकर्स। स्टार्टअप से बड़ा क्या और रिस्क टेकर होता है, बिल्कुल रेडी टू कम इन। लेकिन समझ नहीं आता तो फिर वो आता ही नहीं। राइट। क्योंकि देखो चाहे सर आपके पास 100 करोड़ रुपए हो, बिल्कुल, लेकिन जो चीज आपको समझ नहीं आती ना, 500 रुपए भी नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं देंगे, है ना। तो समझ आने की चीज जरूरी है। पैसा बहुत होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते हुए, तो हम उस ब्रिज बनाते हैं, जो गैप है ना उसको गैप को खत्म करते हैं। राइट। हम एक दूसरे को समझते हैं। और बीइंग सीए, बीइंग आईएसबी पीपल ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, पीपल लिसन टू मी, है ना, कि उनको बोलता हूँ यार, उनको समझाता हूँ जो सुनना चाहते हैं, है ना, कि देख ये नंबर्स हैं, ऐसे नंबर है, ऐसे आएगा, ऐसे तुम पैसा कमाओगे और ऐसे जाएगा। राइट। एंड दे एबल टू अंडरस्टैंड। दैट्स आई थिंक आई एम मेकिंग अ डिफरेंशिएटर इन दैट। अब सर ये 2 चीजें होगी, इसमें मैं एक चीज और समझना चाहूंगा। जब आपने दोनों का मैचअप करा दिया, इन्वेस्टर को बात समझा दी कि ये प्रोडक्ट है, और जो फाउंडर है उसको ये समझा दिया कि इस तरह से आपको पैसा आएगा, इस तरह से आपको पैसा। सर जब दोनों का मैचअप होकर उनका आपस में जब हो जाता है, तो उसके बाद की जो चीजें होती हैं, जो डेली रूटीन में उनको बिजनेस रन करना चाहिए, अगर उसके लिए आपसे कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप देते हो? हाँ, सो इसमें देखो जनरली क्या होता है, तभी हम स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट भी करते हैं। राइट। सो देयर आर 2 थिंग्स, वन इज जस्ट फंडिंग एंड देन इज इंक्यूबेशन इन फंडिंग। राइट। है ना। इंक्यूबेट करने का मतलब क्या होता है ना। इंक्यूबेशन वैसे अगर आप समझो इंक्यूबेट वर्ड कहाँ से आया, जब एक मुर्गी का बच्चा इंक्यूबेट होता है ना, ग्रो होता है, उसको टेम्परेचर चाहिए, चीजें चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, तभी उसमें से बच्चा निकलता है। तो वही इंक्यूबेट होता है, वहीं से इंक्यूबेशन का वर्ड है। राइट। इंक्यूबेशन का मतलब है कि जब एक स्टार्टअप ग्रो हो रहा है, उसको जो जो चीजें चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, लर्निंग चाहिए, वो सब चीजें देना। और वो कब तक चाहिए, जब तक लेवल पे ना पहुंच जाए। ये नहीं कि पहले 1 महीना, राइट, है ना, कंपनी बनाना नहीं, जब उसको फंडिंग रेज करनी है, फर्स्ट राउंड रेज कर रहा है, सेकंड, तभी आप ये देखो नाम क्या है, प्री सीड, सीड, एंजल। एंजल का मतलब क्या, परी भगवान के बन के आना, पैसा देना, है ना। उसको भी पता है कि डूब भी सकता है। बिल्कुल। वीसी आता है जो पूरे बिजनेस पे आता है, बिल्कुल, लेकिन जब तक वही है, तो उन सब चीजों को समझाना, तब हर लेवल तक आपको एक गाइडेंस चाहिए, कहाँ पे क्या करना है, कितने लिक्विडेट करने हैं शेयर, कितना सपोर्ट चाहिए, कैसे चाहिए। अब देखो अगर मैं अपना टाइम लगाऊंगा तो क्या करूंगा, या तो मैं पैसे लूंगा इस चीज के, बिल्कुल, है ना। अब पैसे तो उसके पास पहले ही नहीं है, स्टार्टअप के पास, ठीक है, फिर कैसे दूंगा। तो इसलिए एवरी प्लेटफॉर्म, नॉट ओनली मी, इंक्यूबेशन चार्ज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी, राइट, है ना। क्योंकि इस इक्विटी के बदले, तो एक तरह से जब मेरी उसके अंदर इक्विटी आ गई तो मैं ही उसका ओनर बन गया जी। स्मॉल लेवल का डिसीजन मेकर तुम, है ना, 1%, 2%, 5%, डिपेंडिंग ऑन वो किस लेवल पे है, कितनी उसको हमारी मेहनत की जरूरत है ना, कितना उसका सपोर्ट है, किस लेवल का है वो। तो हम उसके बदले उसको रेगुलर सपोर्ट देते रहते हैं हर लेवल पे। ये नहीं कि वन टाइम सपोर्ट दिया, क्लोज है, खत्म, है ना। जिसको वन टाइम चाहिए वो सिर्फ फंडिंग है, और वो वैसे ही होता है जो एक लेवल पे पहुंच भी चुके होते हैं। लेकिन एक होता है जो अर्ली स्टेज होता है, जिसको एक थोड़ा थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन यहीं पे भी इंक्यूबेशन का हाल खराब है। अब एक रिसर्च कॉलेज का इंक्यूबेटर है जो सिर्फ रिसर्च दे रहा है ना, वो कह देते हैं भाई मैं तो 1-2% लूंगा। हमारे पास आता है जहां हम कहते हैं 6% 6 चीजें देंगे तुम्हें, है ना, तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग भी देंगे, रिसर्च भी देंगे, लीगल भी देंगे, फाइनेंस भी देंगे, सब करेंगे, है ना। हम चाहिए 4% मान लो, ठीक है, नहीं वो तो 1% ले रहे हैं। ये नहीं कंपेयर करें, वो तो एक ही चीज दे रहा है, सर्विसेज क्या दे रहे हैं, है ना। हम यहाँ 6 दे रहे हैं, वो कंपैरिजन में घूम जाता है जी। उसको लगता है ये ना हो जाए, मैं मैनिपुलेट ना हो जाए, उसका चक्कर में फ्लॉप ही हो जाता है। वो जो आपने कहा ना 7-8 महीने में सक्सेस नहीं, वो उसी कंफ्यूजन में रहता है, और कंफ्यूजन में आके एट द एंड ऑफ द डे कहता है यार छोड़ो इसको, कोई नया काम कर।
सर एक चीज और है कि आप लोग ये सब चीजें करते हैं, उसके अलावा आप बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते हो, आप सेमिनार्स भी अरेंज करते हो जिसमें आप पिचेस भी करवाते हो। सर कितना इफेक्टिवली ये जो सेमिनार्स या जो ये टॉक शोज होते हैं या जो लोग आके अपनी सक्सेस स्टोरीज बनाते हैं, कितना इफेक्ट डालते हैं ये सब चीजों के ऊपर? देखो, ये सेमिनार्स एंड ऑल्सो तभी अब हमारा कोई भी सेशन पिछला उठा लो तो इसके अंदर पिच पिच होता है, एक टॉक्स होती हैं और नेटवर्किंग हमेशा बोला जाता है ना। तीनों का अलग अलग मकसद है। यहाँ पे देखो, जब तक आप बाहरली दुनिया का समझोगे नहीं, वो कहते हैं ना, आपका मारुति वाला कहता है कि मेरे पास भी 4 बंदे बैठ सकते हैं, मर्सिडीज के अंदर भी 4 ही बैठ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो कहता है सेम ही तो बात है। लेकिन ये तो भाई जब आप मर्सिडीज चलाते हो ना तभी पता चलता है कि या मर्सिडीज में बैठते हो तो फर्क पड़ता है, तो बहुत फर्क पड़ता है, बिल्कुल है ना। तो पॉइंट ये है कि ये कहना कि एक वो इवेंट वैसे ही है, ये चीजें वो एक डिफरेंट होता है। जब आप जो देखो, जब आप सुनोगे जैसे एक बंदा 1 करोड़ से 100 करोड़ पे पहुंचा, उसकी स्टोरी सुनोगे, उससे सुनोगे कि मैं कैसे पहुंचा, तभी तो पता एंथुसियाज्म आएगा कि मेरे को भी ऐसे करना है। बिल्कुल। नहीं तो यहाँ पे माइंडसेट पता है क्या है? आप किसी बिजनेस आप चले जाओ, बद्दी चले जाओ, पंजाब में इंडस्ट्री कहीं भी चले जाओ, उसका टर्नओवर कितनी है मान लो 10 करोड़, अगले साल कितनी हो जाएगी 11 कर लूंगा, उससे अगले साल 12.5 करोड़ कर लूंगा, उससे अगले साल 14 कर लूंगा, उससे अगले साल 16 कर लूंगा। तो स्टार्टअप देखो 10 करोड़ कहता है, अगले साल 100 करोड़ सोचता है, उससे अगले साल 1000 करोड़ सोचता है। तो भाई तुम्हें तो बिजनेस आता है, तुम क्यों नहीं सोचते? एस्पिरेशन ही नहीं होती है वो, एस्पिरेशन ही 10-10%। क्यों पता है? क्योंकि जिस ग्रुप में आप रहते हो, जिन 10 दोस्तों को मिलते हैं ना, उनका भी यही है 10 से 11 कर लो, 11 से 12 कर लो, बिल्कुल है ना। तो जिस एटमॉस्फेयर में रहते हो, जैसे आप चीजें देखते हो, देन यू चेंज। मारुति से मर्सिडीज पे जाना है तो मर्सिडीज में एक दिन बैठ के देखना पड़ेगा, तभी फर्क पता चलेगा, बिल्कुल। तो हम जो स्पीकर्स हैं उनको लेके आते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो उस लेवल से उस लेवल पे पहुंचे हैं, वो अपनी बातें बताते हैं, कैसे इकोसिस्टम चलता है, कैसे चीजें चलती हैं। और पिच सेशंस भी आप देखो, हमारे मोर देन 50% कम्स फ्रॉम आउटसाइड। लोग कहते हैं यहाँ से बच्चे बैंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हमारे पिच सेशन में बैंगलोर से, दिल्ली से, बॉम्बे से लोग यहाँ पे आते हैं। राइट साहिल जी, ये सब कुछ तो हुआ कि बिजनेस, पैसा और चीजें। अब साहिल जी जब बिजनेस नहीं कर रहे होते, ये सब ये चीजें नहीं करते हो, साहिल जी कहीं ना कहीं अपने आप को लेयर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हो, तो सर क्या शौक क्या है आपके पैसे के अलावा? पैसा तो बनाना एक शौक है ही। पैसे का शौक नहीं होता सर। देखो, पैसे का शौक हो तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट, ठीक है। एज ए सीए, एज ए एसबी, मैंने वो पैसे का शौक नहीं है। ये ना कुछ वो चेंज करना एस्पिरेशनल होता है ना। जब मैंने कहा, जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था ना, somebody used to ask me आप क्या करना चाहते हो, होता था आई विल बिकम अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ओके, ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट पोस्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट, वन कैन अचीव इट, राइट, ठीक है। तो मेरी वो एस्पिरेशन थी जब मैं 20 साल का था, राइट, कि मेरे को वो बनना है। तो एस्पिरेशंस को अडॉप्ट करने को जब मेरे को है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ करना है, तो अल्टीमेटली कहता हूँ, जब 5 साल बाद 10 साल बाद बोला जाए ना यार पंजाब का इकोसिस्टम चेंज हुआ और उसको करने के लिए 10 लोग थे, उन 10 में एक मेरा नाम भी होना चाहिए। दिस इज माई एस्पिरेशन, राइट, यार कुछ आगे चेंज किया जिन्होंने दुनिया को बदला, तो मेरा एक वो है। अब उसके सब चीजें करता हूँ, पैशन मैं हूँ सबसे ज्यादा। इसके बाद अगर बिजनेस को छोड़ दो, टीचिंग। आई हैव बीन अ टीचर फ्रॉम द एज ऑफ 14-15 years ऑफ एज, ठीक है। पहले 9वीं के बच्चों को पढ़ाता था, फिर बीकॉम में मैं एमकॉम को भी पढ़ाता था। बीकॉम में रह के एमकॉम को, हाँ, क्योंकि मैं सीए इंटर कर चुका था। तो कॉलेज में सीए इंटर की पढ़ाई ज्यादा एमकॉम से है। जब मैं कर चुका था उस लेवल पे, तो मैं एमकॉम को भी पढ़ा देता था उस टाइम पे, ठीक है। तो वो चीजें हैं। फिर उसका सीए को भी पढ़ाया, आईएएस को 12 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि आईएएस सिविल सर्विस की थी, नहीं हुआ, आई हैव बीन इनटू टीचिंग इट, तो करता रहा। तो टीचिंग उसका यूनिवर्सिटीज है, थापर यूनिवर्सिटी चाहे सीजीसी या कोई भी गेस्ट लेक्चर्स एंड ऑल के, बद्दी यूनिवर्सिटी भी है। So I've been taking guest lectures at various places. Second is passion for teaching and all. Right. वो भी अभी कह लो मैं फैमिली से बना हूँ। मेरे फादर यूज्ड टू बी इनटू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग थिंग एंड ऑल, टैक्सेशन, है ना, और मदर मेरे प्रिंसिपल थे। स्कूल था हमारा खुद का, ठीक है। तो दोनों से मैं आ गया, अकाउंटिंग फाइनेंस में भी आ गया और टीचिंग में भी आ गया, तो वहीं से बन गया। सो दूसरा पैशन इज आई एम इनटू टीचिंग, है ना। तो वो एक पैशन है, बट वो ठीक है, वो पैशन जितना होता है, जितना टाइम होता है, सबसे करता हूँ मैं। तो सर जैसे आपने कहा कि हमेशा एक जो स्टार्टअप होता है उसका एक कहीं ना कहीं फोकस होना चाहिए, उसके दिमाग में एक प्लान होना चाहिए कि उसको आज से 10 साल के बाद कहाँ जाना है। तो सर एज ए साहिल मक्कड़, आप 10 साल के बाद पंजाब इंडियन नेटवर्क्स को कहाँ देखते हैं? तो सर ऐसा मैं ये कभी नहीं कहता 10 साल के बाद होना चाहिए किसी स्टार्टअप को। मैं कहता हूँ अपने फेजेस बनाओ, ठीक है। देखो आज आप कहो कि भाई मेरे को 100 करोड़ का बनना है, तो सीधा 100 करोड़ का प्लान बनने से कुछ भी नहीं होगा। जी, पहले प्लान बनाना पड़ता है
0 से 1 करोड़ का, जी, फिर बनाना पड़ता है 1 करोड़ से 10 करोड़ का, जी, फिर बनाना पड़ता है 10 से 50 करोड़ का, फिर 50 से 100 करोड़ का। राइट, सीधा ही 100 करोड़ का प्लान बनाऊंगा ना, इतना बड़ा प्लान होगा, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल, और उसमें टाइमलाइन कभी मत डालो, राइट, ठीक है? कि भाई 10 साल में करना है, 3 साल में, अपनी मेहनत करो, क्योंकि थिंग्स यू नेवर नो, कौन सी पहले हो जाए, कौन सी बाद में हो जाए। प्लान होना जरूरी है, विजन होना जरूरी है, आप एक मिशन होना जरूरी है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। राइट, तो जब वो प्लान के ऊपर आप काम करना शुरू कर रहे हो ना, जो आपका प्लान है, विजन है, उसको स्टेजेस में मतलब कि पहले स्टेज में मैं ये करना है, और जब वो पहली स्टेज के अंदर आप 70% अचीव कर लो ना, तब आप दूसरा प्लान को इनिशिएट कर ले, राइट, ठीक है? ताकि वो धीरे धीरे अचीव हो जाएगा, और इस पे हो रहा है। जब इसका 70% में पहुंचने लगो, थर्ड प्लान इनिशिएट होगा। राइट, तो आई मेड अ प्लान्स फॉर माय विजन कि कहाँ पे मेरे को पहुंचना राइट, है ना? तो मेरे को खाली अभी तो पंजाब है ना? पंजाब भी देखो, एज ए पंजाब एंजल नेटवर्क, ये कह लो कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली टू मेक इट, टू बाय इट एक्चुअली, है ना? नहीं तो अदरवाइज ऐसा कोई पंजाब मेरा नहीं है। नॉर्दर्न इंडिया एनसीआर के बाद ना सब बोलते हैं कुछ नहीं है, तो मेरे को ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया को मेरा टारगेट है सबसे पहले करना, और इंडिया तो है ही है, राइट, ठीक है? तो वो है ही है। तो पहले तो ठीक है, पंजाब एंजल नेटवर्क मिला मेरे को एज अ अपॉर्चुनिटी, तो आई बिकेम चेयरमैन, आई एक्वायर्ड द कंपनी, थिंग्स एंड ऑल। तो पंजाब इकोसिस्टम, पर पंजाब के साथ साथ आई एम वर्किंग चंडीगढ़ आल्सो, हिमाचल आल्सो, हरियाणा आल्सो, जेएंडके आल्सो। जो एनसीआर के ऊपर कहते हैं ना कुछ नहीं है, वो पूरे इकोसिस्टम को बदलना है, राइट, ठीक है ना? लोग कहते हैं कि भाई लोग यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है आउट ऑफ वर्ल्ड, भाई विद इन इंडिया भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना? हाँ, हिमाचल वाले से उसमें हिमाचल वाले चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ वाले दिल्ली में, दिल्ली वाले तो बेंगलोर हो में, रहा है, क्योंकि उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी चाहिए, हर एक को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो भाई वहीं पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें ना। राइट, ये टारगेट है कि हम एम्प्लॉयमेंट चीजों को वहीं पे अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें। जब मेरा वो कैसे होगा, जब मेरा माइंडसेट होगा, और ये एक सिस्टम है। मतलब आप ये समझो, अगर कहीं एक जगह पे 10 लोग नौकरी में सरकारी नौकरी ले लेते हैं ना, तो उस एरिया के 100 बच्चे भी कहते हैं मैं भी उस जैसा बन जाऊं, बिल्कुल। और अगर उसी एरिया के 10 लोग बिजनेसमैन अच्छे बन जाए ना, सब कहेंगे मैं भी अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊं, है ना? राइट। तो सिंपल है, अगर हमने 10 बिजनेसमैन हर एरिया में कर दिया ना, तो होगा बिजनेसमैन बनना और नौकरी जनरेट करना। एक बिजनेसमैन बनने का 10 नौकरी भी जनरेट करता है, तो आप देख लो कहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे पहुंच जाएगा। क्योंकि देखो, आपने देखा, आपने सुना होगा, लोग नेगेटिव साइड चले जाते हैं, नशे पत्ते में चले जाते हैं, गलत काम में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि कहावत है, वेला दिमाग गलत दिमाग, बिल्कुल, है ना? मतलब फ्री माइंड जो होता है ना आपका, वो नेगेटिव ही सोचता है, बिल्कुल सोचता है। एनर्जीज आपकी बहुत है। मेरे को अच्छे से याद है, मेरी डॉटर है, और वो जब खेलते हैं ना, तो मैं थक जाता हूँ, फिर मेरी वाइफ थक जाती है, वो फिर वापस आ जाती है, वो नहीं थकती। क्यों? क्योंकि जितना आप यंग होते हैं ना, उतनी एनर्जीज हाई होते हैं, उसको चैनलाइज करना पड़ता है, ठीक है? तो जब ये यंग जनरेशन है, ये फ्री होती है, कुछ नहीं करती, उनको चैनलाइज ही नहीं कर पाते, तो ये सोचा अच्छा ये करके देख लेते हैं, वो सोचती मैं एक बार ही करूंगा, छोड़ दूंगा, पर वो फंस जाता है उसमें। और फ्री दिमाग है, उसमें कर ही नहीं पाते हैं। जब फ्री दिमाग को हम एक राइट डायरेक्शन दिखाएंगे ना सर, तो वो अपने आप वो करेंगे। तो हमें उस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन को यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे रिटेन करना है, उसको अपॉर्चुनिटीज देनी है, सोचने की अपॉर्चुनिटीज देनी है, तभी वो यहाँ पे रिटेन कर पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। तो ये थे साहिल मक्कड़ जी, जिनका एक और एक पैशन है कि जो हमारे यहाँ से लोकल रीजन से कहीं पे भी जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उसको वहीं पे चैनलाइज करके उनके लिए वहीं पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे जाए। और अगर किसी के पास एक अच्छा आइडिया है जिसको स्केलेबल करके एक बिजनेस मॉडल बनाया जा सकता है, तो वो सब चीजों इकोसिस्टम जो है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में तैयार करने का काम कर रहे हैं साहिल जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फर्दर भी अगर आप इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनकी डिटेल्स आपको इसकी बायो में मिल जाएंगी, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और बिजनेस मॉडल्स की स्केलेबिलिटी या इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप साहिल जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लेंगे साहिल जी से विदा। साहिल जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एक्चुअल में इकोसिस्टम जो बिजनेस का कैसे काम करता है, इन्वेस्टर्स का और स्टार्टअप्स का, मुझे भी शायद डिटेल में आज ही समझ आया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थिंग। थैंक यू सर।